अटेंडेंस इज सो पुअर। सब होशियार हो गए क्या? सबको आता है अभी सब कुछ? नो नीड टू स्टडी, जाने दो। Voluntary compulsory winding up is happens when you are unable to pay the debts. ये वो कंपनी है जिसका रिवाइवल पॉसिबल ही नहीं है, not possible at all. The revival is not at all possible. Such companies, ये insolvency एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के अंडर इनका वाइंडिंग अप होता है। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप इज ऑल्सो अंडर आईबीसी, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वाइंडिंग अप फॉर एनी अदर रीजन अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, मतलब वाइंडिंग अप हो रहा है उसके पीछे कोई रीजन है बट इट इज नॉट इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, कुछ और ही रीजन है, देन इट इज वाइंडेड अप अंडर कंपनीज एक्ट 2013. So whenever a company goes for a winding up procedure, it has to appear for a it has to make an appeal to the tribunal. अब ये ट्राइब्यूनल को कौन कौन अपील कर सकता है? एनी स्टेक होल्डर, एनीवन हु इज द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, any stakeholders can appeal to the tribunal for winding up of the company. अभी स्टेक होल्डर्स में कौन कौन है? सबसे पहले कंपनी खुद डिसाइड, कंपनी खुद ही फाइल कर सकती है एन अपील टू वाइंड अप द कंपनी। देन देयर कैन बी शेयर होल्डर्स, जिनको भी कंपनी से पैसा लेना है वो अपील कर सकते हैं। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, so anyone who has to collect the debts from the company can appeal to the tribunal for winding up of the company. तो कंपनी वाइंड अप के लिए आपको ट्राइब्यूनल को अप्लाई करना है। इफ ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड बाय द रीजन, अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। किसको अपॉइंट किया जाता है? लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड एंड लिक्विडेटर इज द पर्सन हु इज एक्सटर्नल टू द कंपनी। He is external to the company, and what does he gets for liquidation? He gets his commission or remuneration for doing this job. लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर सारे एसेट सेल करता है और वो एसेट सेल करके जो भी पैसा मिलता है उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ करता है। His duty is to sell the assets and एसेट सेल करना है एंड लाइबिलिटीज पे ऑफ करना है। When we say that paying off liabilities जब भी पे ऑफ करना है तो उसको पे करने का एक ऑर्डर रहता है। एसेट सेल आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, लेकिन लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए यू हैव टू फाइंड एन ऑर्डर। सो सबसे पहले पे होता है प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी पे होता है? प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी मीन्स any amount due to government or any amount due to government को आपको पे करना है, और your liability is outstanding to employees ड्यू टू गवर्नमेंट। कोई भी टैक्सेस जो एक साल के अंदर से ड्यू है, विद इन 1 ईयर,
दैट इज योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। 2 साल पुराना अगर टैक्स ड्यू है और आपने नहीं पे किया तो प्रेफरेंशियल नहीं है। जिस ईयर में वाइंडिंग अप हो रहा है उस ईयर में जो भी अगर टैक्सेस 1 साल के अंदर जो पे करना था, 1 साल की जो लाइबिलिटी है विद इन अ ईयर और आपने नहीं पे किया तो देन दैट इज योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। देखो सेल्स जीएसटी आप 2021 में वाइंडिंग अप कर रहे हो, 2021 में लिक्विडेशन कर रहे हो, तो जीएसटी 2021 तक 2021 का या 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। हमने सोचा 31 मार्च को हम कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 को कंपनी वाइंड अप करेंगे। तो 2021 दैट इज 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो भी टैक्सेस हमारे ड्यू हुए दैट इज प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। वो क्या है? प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी है, दैट इज योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। अगर आपका कुछ जीएसटी ड्यू पड़ा है 1920 का, तो दैट डज नॉट बिकम्स योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी क्योंकि 1 साल से ज्यादा पुराना है। दिस इज नॉट योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी, नॉट प्रेफरेंशियल। सो प्रेफरेंशियल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या? लाइबिलिटी वो उसी साल का होना चाहिए जिस साल में आप वाइंड अप कर रहे हो। अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉइज, अभी अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉइज में बहुत सारी चीजें आते हैं। हॉलीडे सैलरी, मतलब आप कंपनी बंद कर रहे हो तो लीव एनकैशमेंट होता है ना, आपने सैलरी के टॉपिक में पढ़ा होगा लीव एनकैशमेंट। तो हॉलीडे सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग सैलरी 4 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 4 महीने का आउटस्टैंडिंग सैलरी इज कंसिडर्ड एज प्रेफरेंशियल। उससे ज्यादा का रहेगा तो बैलेंस इज ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। बैलेंस सपोज 6 महीने का सैलरी ड्यू है आपका, 6 महीने से आउटस्टैंडिंग है, तो 4 महीने का प्रेफरेंशियल रहेगा और 2 महीने का अनसिक्योर्ड रहेगा। खैर इतना नहीं आएगा आप लोगों को, आपके लेवल में इतना सब नहीं है, आप लोगों को बेसिक्स ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी, दिस इज योर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी। फिर आता है सिक्योर्ड लाइबिलिटी। सिक्योर्ड लाइबिलिटी नॉर्मली क्या होता है ना, अभी यहाँ पे लिक्विडेशन के केस में सिक्योर्ड लाइबिलिटी मींस कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसपे चार्ज है, लाइबिलिटी होल्डर का चार्ज है, मतलब वो लाइबिलिटी होल्डर वो खुद लाइबिलिटी एसेट बेचेगा और अपनी लाइबिलिटी रिकवर करेगा। तो सिक्योर्ड लाइबिलिटी एक्चुअली हमको नहीं पे करनी है, नॉट टू बी पेड, ऑलरेडी पेड, वी आर नॉट सपोज टू पे इट। It will be paid directly, it will be taken directly by that liability holder। उसने वो एसेट का पोजेशन ही अपने पास रखा हुआ है तो वो एसेट बेचेगा और अपनी लाइबिलिटी ले लेगा। देन कम्स डिबेंचर्स। डिबेंचर्स उसके बाद आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर आल्सो सिक्योर्ड बट इट हैज फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स को क्या है? फ्लोटिंग चार्ज है। डिबेंचर्स हैव फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। इसके लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करने के बाद हमको क्या पे करना है? डिबेंचर्स को पे करना है। खाली डिबेंचर्स को फेस वैल्यू का अमाउंट ही नहीं पे करना है, इट विल बी फेस वैल्यू प्लस एनी एक्रूड इंटरेस्ट। और अगर सॉल्वेंट कंपनी डिसॉल्व हो रही है, इफ सॉल्वेंट कंपनी इज गेटिंग डिसॉल्व, is getting wind up,
then interest is paid. Interest is calculated up till the payment date. Interest is calculated up till the date of payment. ये कंसेप्ट फिलहाल ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ. देखो, दो तरह की कंपनीज वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है. एक जो सॉल्वेंट है, मतलब कोई और रीजन से ये कंपनीज क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है. और एक है इंसॉल्वेंट कंपनी. इंसॉल्वेंट कंपनी मींस वो कंपनी जिसके पास पैसा नहीं है डेब्ट पे करने के लिए, इसके लिए वो लिक्विडेशन के लिए जा रही है. तो सॉल्वेंट कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो उसको इंटरेस्ट कौन सी डेट तक पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, जिस दिन तक फाइनल पेमेंट नहीं होता है, सेटलमेंट नहीं होता है. अभी हमने बोला 31 मार्च 2021 को हम बंद कर रहे हैं, वी आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस. लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद, आफ्टर 31 मार्च 2021 हमको डिबेंचर्स को पे करने को और 2 महीने लग गए और 2 मंथ्स लग गए. तो मतलब हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स का पे करेंगे, 12 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स इफ द कंपनी इज सॉल्वेंट. और अगर इंसॉल्वेंट कंपनी है तो सिर्फ 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे. विल पे इंटरेस्ट ओनली ऑफ 12 मंथ्स. इज इट क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. सो रहे हो तो वो भी लिख दो, मैम स्लीपिंग. आज अटेंडेंस बहुत ही लो है. लिक्विडेशन जैसा चैप्टर है जिसपे थियरी आएगी तो क्या करोगे आप लोग. समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस मतलब देखो, जब भी लिक्विडेशन होता है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, जब भी डिसोल्यूशन होता है तो हमको जो भी एसेट रियलाइज होते हैं उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ता है. तो इन केस ऑफ प्रेफरेंस, सबसे पहले प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी. सिक्योर्ड लाइबिलिटी तो एक्चुअली पे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिक्योर्ड लाइबिलिटी तो वो जो लाइबिलिटी होल्डर है वो खुद कलेक्ट करके लेगा. देन कम्स डिबेंचर्स and then unsecured creditors. Unsecured creditors means जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है. पीसमेल याद करो, दिस चैप्टर इज सिमिलर टू पीसमेल. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद you will pay preference shareholders. किसको पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. कैपिटल प्लस डिविडेंड. they'll be paid capital plus dividend. And last whatever remains goes to equity shareholder. लास्ट में जो भी बच गया वो किसको जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को. देखो यहाँ पे ये सिक्योर्ड हमको भूल जाना है, क्योंकि सिक्योर्ड लाइबिलिटी विल बी टेकन अवे डायरेक्टली बाय देम. तो सबसे पहले किसको देना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन है? प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी क्या क्या है हमारी? अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट एंड अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय. पहले ये अमाउंट पे करना है. उसके बाद हमको डिबेंचर्स को देना है. डिबेंचर हैज अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी. डिबेंचर्स को हम फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट अगर कुछ भी एक्रूड है तो वो देंगे. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, तो दैट कम्स अंडर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करने के बाद वी हैव ओनर्स. ओनर्स में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल प्लस डिविडेंड एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर.
Is it clear? Any doubt? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद विल पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. Clear till here? Any doubt till here? नहीं ना. अब लिक्विडेटर इज एन आउटसाइडर ऑफ द कंपनी. उसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम है. उसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम. उसको नहीं मालूम कंपनी के एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स will give statement of affairs to liquidator so that he comes to know what are the assets and liabilities of the company. Statement of affairs means it is a balance sheet which company contains every detail of assets and liabilities, assets that the company has and the liabilities that the company has to pay. ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिक्विडेटर को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देते हैं. इसमें एवरी माइन्यूट थिंग इज रिकॉर्डेड. अभी लिक्विडेटर को जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिलता है तो वो एसेट सेल करना चालू करता है. एसेट सेल करता है और लाइबिलिटीज पे करता है. तो जब एसेट सेल करता है और लाइबिलिटीज पे करता है तो वो एक स्टेटमेंट बनाता है दैट इज कॉल्ड एज, जो आपको पेपर में बनाना है. दिस इज द मेन थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन योर एग्जाम एंड दैट इज कॉल्ड एज, यही मेन चीज है जो आपको पेपर में बनानी है, जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट account. This is the main thing that you are supposed to prepare. That is liquidator's final statement of accounts. ये this statement is nothing but receipt and payment account. ये क्या है? Receipt and payment account है. Receipt and payment account means आपको कौन सा एसेट बेच के कितना पैसा मिला और आपने क्या क्या लाइबिलिटीज पे की. आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले भी बनाया रहेगा. Yes or no? So this is nothing but receipt and payment account prepared by liquidator. Liquidator ये बनाता है. अब ये हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं. This is what we are supposed to prepare. Liquidator's final statement of account is nothing but receipt and payment account. इसमें सबसे पहले आता है name of the company. ये एक फॉर्मेट है जिसको आपको फॉलो करना है. नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, date of commencement of business, name and address of the liquidator. साथ में बनाते भी जाओ. Prepare it simultaneously. इसके कॉलम्स है receipts amount and receipt amount. मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊं क्या?
So receipt amount, payment amount, अभी ये जब हम लोग लिखते हैं ना तो वी हैव टू राइट इट इन सम ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट का ऑर्डर देखते हैं। जो सबसे लिक्विड एसेट है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे टू एसेट्स जब हम लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड, I cannot put this sign, कैश इन हैंड, लिक्विड एसेट सबसे पहले कैश एट बैंक, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फटाफट जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है वो, बिल्स रिसीवेबल। सारे आपके करंट एसेट्स पहले आएंगे, फिर आपके फिक्स एसेट्स आएंगे। डेटर्स, loans and advances, stock, फिक्स एसेट। खाली यहाँ पे मैं फिक्स एसेट लिख रही हूँ क्योंकि कोई भी फिक्स एसेट ऐसा नहीं है जो इमीडिएटली रियलाइज हो। तो जो भी आपके पास एसेट्स है वो सारे यहाँ पे आ गए। आपने पहले क्या लिखा, करंट एसेट्स, फिर फिक्स एसेट। जो लिक्विडेट पहले होने वाला है वो पहले लिख दिया, और जो लिक्विडेट बाद में होने वाला है उसको बाद में लिखा। आर यू गेटिंग इट? ये तो एसेट्स हो गए, जो एसेट्स बिकेंगे। टू प्रोसीड्स ऑफ कॉल, मतलब अगर आपका कुछ कॉल पेंडिंग है, मतलब इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के थे, 10 रुपए में से आपने 8 रुपया कलेक्ट किया, स्टिल यू हैव टू कलेक्ट 2 रुपीज। तो वो जो 2 रुपीज आपको कलेक्ट करना है, दैट विल कम एज प्रोसीड्स ऑफ कॉल। ओके, टू अमाउंट received from call on contributories made in the winding up। मतलब अगर आपको पैसा डेफिसिट पड़ जाता है और आपको लाइबिलिटीज पे करने के लिए पैसा और चाहिए, एंड देर आर सम कॉन्ट्रीब्यूटरीज जिनका पेंडिंग था पहले से कुछ, तो उनसे अमाउंट कलेक्ट करके हम यहाँ पे दिखाते हैं। सो ये सारे आपके रिसिप्ट हुए। ये जो पॉइंट है ना, टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज मेड इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ये मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आई विल गो बैक टू दिस पॉइंट अगेन। क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूटरीज? मीन्स नथिंग बट शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स से अगर कुछ अमाउंट मिलने वाला है और वो हमने लिया नहीं था अभी तक, अब ले रहे हैं, तो वो इधर आएगा। पेमेंट करते हुए सबसे पहले पे करना है बाय लीगल चार्जेस। क्या पे करना है? जब भी आप लिक्विडेशन करते हो तो उसमें लीगल प्रोसेस है, देयर इज अ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व। तो वो लीगल प्रोसेस के लिए आपको लीगल चार्जेस इनका करने पड़ेंगे।
So that comes here. By liquidators remuneration, अभी लिक्विडेटर को दो रेम्यूनरेशन मिलती है, एक ऑन एसेट रियलाइज्ड, जो एसेट रियलाइज हुआ उस पे भी उसको मिलेगी, और जो लाइबिलिटीज पे की उस पे भी उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, तो दोनों का टोटल। अभी यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आई विल कम बैक टू दिस थिंग अगेन। And total will go in the outer column. Liquidator gets remuneration on sale of asset and as well as on liabilities paid. आपने preferential creditors पे किया, तो preferential creditors जो जितना पे किया उस पे भी liquidator को commission मिलेगी। By अदर एक्सपेंसेस, अभी लिक्विडेशन बहुत सारे एक्सपेंसेस है, मैं एक्सपेंसेस के नाम नहीं लिख रही हूँ, मैंने अदर एक्सपेंसेस लिख दिया। देखो लीगल चार्जेस करने के बाद, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन करने के बाद, देयर वुड बी एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग एसेट्स, जैसे वैल्यूअर को अपने अपॉइंट किया जो वैल्यू करके दे रहा है, आपने एसेट को रिपेयर किया ताकि वो अच्छा प्राइस फेच कर सके, नोटिस और गैजेट न्यूज़पेपर में डाला कि ये एसेट आप बेच रहे हो जी, किसी और का तो नहीं है। तो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं जब एसेट्स बेचने की बात करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस हमको पहले पे करना है, ठीक है। लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, एंड एनी अदर एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू लिक्विडेटिंग ऑफ एसेट्स, वो सब हम लोग पे करेंगे। सो दिस आर द टोटल कॉस्ट एंड चार्जेस दैट इज पेड। अभी जब हम लोग पेमेंट दिखाते हैं ना ये फॉर्मेट में, तो हम पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर पहले दिखाते हैं। एक्चुअली जब हमारा प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे लिखते हुए पहले लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको पहले किसको पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। ये फॉर्मेट में ऐसे जाता है क्योंकि ये लीगल फॉर्मेट है। डिबेंचर का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट, आर यू गेटिंग इट? मैं पका तो नहीं रही हूँ ना आपको, बहुत इजी चैप्टर है ये, आपको ये स्टेटमेंट ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड द टोटल इन द आउटर कॉलम। After payment to debenture holder, you have creditors. Creditors would be preferential and unsecured. So ये दोनों मिला के आपने यहाँ पे डाल दिया। And then payment to preference shareholders, that is contributories. जब हम ओनर्स को पे करते हैं ना, तो ओनर्स को contributories बोलते हैं। So payment to contributories जब हम लिखेंगे, उसमें आएगा पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट वाला पेमेंट है, इनके जो बच गया वो इनको मिलता है, समझ में आया?
जो भी कैश बच गया वो इनको मिलता है, नहीं बचा तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी शो दिस स्टेटमेंट। जिसको जितना पे किया, यहाँ पे रियलाइजेशन है, यहाँ पे पेमेंट्स है। पेमेंट्स करते हुए सबसे पहले हमको लीगल चार्जेस, लिक्विडेशन रेम्युनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन एंड अदर एक्सपेंसेस पहले पे करना है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करना है, फिर डिबेंचर होल्डर को पे करना है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है एंड फिर पेमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज। लिखते हुए ये फॉर्मेट में हम लिखते हुए डिबेंचर होल्डर पहले लिख रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो पहले पेमेंट हम किसको करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। इज इट क्लियर? यस और नो? एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस अकाउंट हैज टू टैली, क्योंकि जितना पैसा आया सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ बचा नहीं। ऐसा रेयर ही होता है दैट देयर इज एनी सरप्लस। नॉर्मली देयर इज ऑलवेज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मींस इतना भी अमाउंट नहीं होता है कि हम लायबिलिटीज पे कर सकें। सो डेफिशिएंसी हमेशा रहती है, ये डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है हमको। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये बताने वाली हूँ लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखो ये चीज पेंडिंग है, अमाउंट ये डिपेंड करता है डेफिशिएंसी पे। तो जब तक डेफिशिएंसी क्लियर नहीं होगा तब तक ये भी क्लियर नहीं होगा। रेस्ट एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? क्या हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है मेरी आवाज? आप लोगों को ये नहीं हो रही है? एवरीवन यहाँ तक? यस मैम। यस। नाउ देखो, जब लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देते हैं, एसेट रियलाइज पे रेम्युनरेशन देना बहुत अच्छा इजी है। Yes, now when we calculate commission, एसेट रियलाइज पे कमीशन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। एसेट रियलाइज पे कमीशन कैलकुलेट, नीतू कपूर, एसेट रियलाइज पे कमीशन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। जितना आपको अमाउंट रियलाइज हुआ, सपोज लिक्विडेटर गेट्स 10% कमीशन ऑन एसेट रियलाइज्ड। अगर लिक्विडेटर को मिलता है 10% कमीशन ऑन एसेट रियलाइज, सो एक सपोज एसेट 10 लाख में बेचा तो 10 लाख का 10% निकालोगे, कमीशन आएगा 1 लाख। लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन इज 1 लाख। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट टू लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी करते हैं तो जब तक आपके पास कैश बहुत सारा है तब तक इश्यू ही नहीं है। देखो सबसे पहले आपने पे किया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पहला पेमेंट ही है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मैंने पे किया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे किया। मुझे पता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट भी छोटा था, 50,000 है, 50,000 पे 5% कमीशन है। तो मैंने इजीली कैलकुलेट किया बिकॉज आई नो दैट मच अमाउंट मेरे पास है और मैं ये अमाउंट पूरा पे करने वाली हूँ। दैट इज 2,500 रेम्युनरेशन आया। ठीक है, फिर मैंने पे किया कमीशन ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर को जब पेमेंट करती हूँ तो आई नो कि डिबेंचर होल्डर को 1 लाख देना है एंड आई हैव 1 लाख, आई विल पे 5%। सो 1 लाख का 5% इज 5,000। ठीक है, यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं है। अब जब मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे आई
तो आई डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है 2 लाख एंड आई डोंट हैव 2 लाख, मुझे कमीशन देना है 5% ऑफ द अमाउंट पेड। अभी मेरे पास है सिर्फ 1,80,000, ध्यान देना यहाँ पे, आई हैव 1,80,000। अब ये 1,80,000 में से मुझे लिक्विडेटर को कमीशन भी देनी है और लाइबिलिटी भी पे करनी है, दोनों चीजें हैं। आई हैव टू पे कमीशन ऑल्सो एंड लाइबिलिटी ऑल्सो। Now, this out of this 1,80,000, I have to pay commission also और liability also. जितना liability पे करूंगी उतने पे मुझे commission मिलेगा। अब मेरे को कैसे पता चलेगा मैं liability, अगर मैं बोलती हूँ 1,80,000 मैं पूरी liability पे कर देती हूँ तो मेरे पास कमीशन पे करने के लिए पैसा ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी टू पे कमीशन। डू आई हैव मनी टू पे कमीशन? मीन्स मुझे इस अमाउंट का इस तरह से डिवाइड करना है कि इसमें से जो भी अमाउंट मैं लाइबिलिटी को पे करूंगी उसका उसमें से कुछ अमाउंट कमीशन के लिए भी रहना चाहिए। मीन्स अगर मैं बोलती हूँ आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपीज है, so I should know what should be my payment to liability holder and what should be my commission. So in that case, how do we calculate commission? Commission is calculated as 1,80,000 into 5 divided by 105. Means क्या assume किया मैंने कि मैंने liability पे किया 1 rupees, उसका 5% कमीशन दैट इज 0.05 मैंने कमीशन पे किया, टोटल और पे किया 1.05 और टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है 1.05 के लिए 1,80,000। आई हैव अज्यूम्ड दैट, मैं ये जरा रिवर्स करती हूँ, माय लाइबिलिटी आई हैव अज्यूम्ड इट कि लाइबिलिटी कितना पे किया 100, उस पे कमीशन कितना पे करूंगी 5%, दैट इज 100 का 5% 5 होता है, तो मतलब टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास 105। 105 के लिए अमाउंट है 1,80,000, तो 5 के लिए कितना, सो 1,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 कितना आता है, तो 1,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 कितना होता है 8,571। मैं किसको दूंगी, I'll pay it to, I'll pay it as commission, जो बचा हुआ अमाउंट है that will be paid to liability holder। बचा कितना, let us see, हमारा आंसर वही आता है क्या, माइनस। अभी इस अमाउंट का अगर आप 5% निकालते हो 1,71,429 इंटू 5%, तो आंसर कितना आता है, उतना ही है ना 8571.4। तो वेनेवर ये इंटू 5 डिवाइड बाय 105 कब करना है, जब आपके पास लाइबिलिटी को पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तब। अगर लाइबिलिटी पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर लाइबिलिटी पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया, इज इट क्लियर, यस नो? क्या करना है, अगर लाइबिलिटी पे करने के लिए इफ वी डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट, देन व्हाट विल डू इज
will 1,80,000 जो भी अवेलेबल अमाउंट है उसको into % of commission divided by 100 plus that commission. Are you getting it? Yes, no. मैम। समझ में आया? जब तक आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है तब तक डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। जहां पे शॉर्टेज आ गया, आपके पास लाइबिलिटी पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो कमीशन इस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, दिस इज द फॉर्मेट दैट यू विल हैव टू बाय हार्ट इट। टुडे आई विल पोस्ट द प्रॉब्लम्स आपको भेजूंगी ग्रुप पे, क्लासरूम में डाल दूंगी। यू चेक द प्रॉब्लम्स। कल से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले। एक पॉइंट खाली रह गया है हमारा, दैट प्रॉब्लम इज कंट्रीब्यूटरीज वाला पार्ट रह गया है, वो हम लोग करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बट टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ओके, ये इतना ही करना है हमको, और डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग। ओके, डेफिशिएंसी कैलकुलेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो बाय। ये फॉर्मेट है ना आप लोगों के पास? लिखा नहीं लिखा? Yes, ma'am. Yes, this format you have to follow every time. Okay, chalo, stop. Bye bye. Take care, stay safe and healthy.